जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखेंगे आज की प्रश्नों को। 91। आज आपका विश्वकर्मा पूजा भी है, उम्मीद है कि आप लोग भी मनाए होंगे। आइए साथियों, बोला गया है नियमित बहुभुज के अंतः कोण और उसके बाह्य कोण, बोला गया अंतः कोण जो है उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। रेगुलर पॉलीगन है कोई, ये अगर मान लीजिए पॉलीगन है और ये अंतः कोण होता है, इसी को बाहर निकालोगे ये बाह्य कोण है। ये दोनों का योग, अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों? एक स्ट्रेट एंगल पे, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण निर्माण होता है। लेकिन यहां से एक बात बोला गया है, मान लीजिए बच्चे कि अंतः कोण आप मान लीजिए x और बाह्य कोण मानिए y। मेरे साथियों, एक बात तो स्पष्ट है कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग अगर जोड़ोगे तो 180 होगा, लेकिन अंतः कोण में से बाह्य कोण घटाएंगे तो बोला गया है 108 डिग्री है। क्यों? ये स्वयं बोला है अंतः कोण जो है वो बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। अधिक या कम का मतलब अंतर ही होता है, अंतः कोण ज्यादा है बाह्य कोण से। बोला बहुभुजों की संख्या ज्ञात करें। आप यह तो अंतः कोण निकाल लीजिए, x की मान या y की मान, दोनों से बहुभुजों की संख्या निकल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि बाह्य कोण निकालिए। बाह्य कोण से जो होता है ना, भुजा निकालना आसान होता है साथियों, भुजा निकालना आसान होता है। प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360/n होता है, ये तुरंत निकल जाएगा। तो y की मान निकालिए, इसमें से इसको घटाएंगे, पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को घटाएंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, y 2y हो जाएगा, और ये घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 7 होगा, 72 हो गया। y की मान हो गया 36। मेरे प्यारे बच्चे, अगर बाह्य कोण हो गया 36 डिग्री, तो मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो 360/n होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण y मतलब 36 डिग्री आ गया। इससे इसको काटेंगे 10 होगा, n की मान 10 हो गया। मतलब भुजाओं की संख्या कितना आ गया? 10 आ गया। भुजाओं की संख्या कितना आ गया? 10 आ गया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है एक त्रिभुज है ABC जो C पर समकोण है। बोला गया है P और Q भुजा CA और CB के मध्य बिंदु पर है, तब इतना की मान क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो बोला गया है एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, इस बातों को समझिए। बोला गया C पर समकोण है। कहां पे समकोण है? यहां पे C पे समकोण है, C, और ये होगा A और ये होगा B मानिए। मेरे प्यारे बच्चे, बोला गया है P जो है वो CA पर है, P कोई बिंदु है मानिए, यहां पे है P, और आगे बोला गया है CB पर जो है क्या है? तो Q है। ये मध्य बिंदु है, मतलब 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। साथियों इसको इससे मिला दीजिए, मिलाना ही पड़ेगा, इसको इससे मिला दीजिए। तो ध्यान देने वाली बातें ये है, बोला गया CA और CB का मध्य बिंदु पे आप मिला दिए, मतलब CA और CB का मध्य बिंदु ये P है, ये 2 बराबर भागों में बटा है, ये भी 2 बराबर भागों में बटा है, ये मध्य बिंदु है। सर जी अब आपसे पूछ दिया AQ का स्क्वायर प्लस में BQ का स्क्वायर 4 टाइम्स में क्या होगा? साथियों क्या क्या लिख सकते हैं आप मुझे बताइए। तो सर जी लिख सकते हैं AB की स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है लग रहा है। आप जानते हैं AB की स्क्वायर, AB की स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा? AC की स्क्वायर प्लस में BC की स्क्वायर। ये कैसे हुआ सर जी? तो कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, AC कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर, AC लंब है, आधार BC है, ये हो गया। अब उसी प्रकार से एक ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ACQ में, तो पानी भी दे दीजिएगा, ACQ में। तो सर जी यहां भी आप देख पा रहे हैं कि सर जी आपको लग जाएगा, क्या लगेगा सर? AQ की स्क्वायर, AQ की स्क्वायर हो जाएगा AC की स्क्वायर, AC के स्क्वायर प्लस में CQ की स्क्वायर, CQ, यहां आधार यही होगा यहां से यहां तक। दूसरा ट्रायंगल PCB में, PCB में सर दूसरा ट्रायंगल PCB में, इस ट्रायंगल में आप देखिए तो क्या कर सकते हैं?
सर जी ये भी आपका जो है समकोण त्रिभुज ही है, तो सर जी पी बी का स्क्वायर, पी बी की स्क्वायर, पी बी की स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा क्या होगा लंब स्क्वायर, लंब क्या है पी सी की स्क्वायर, प्लस में पूरा का पूरा लीजिए बी सी की स्क्वायर, बी सी की स्क्वायर। साथियों ये दोनों जोड़ दीजिए, ये दोनों क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए, जैसे जोड़िएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो निकालना है वो सब चीजें आपको आने लगेगा। बीपी या बी क्यू, देखिए ए क्यू ये क्या हो गया ए क्यू प्लस में बी पी का स्क्वायर ये हो गया। अब आगे इसको जोड़ेंगे तो ये जैसे जोड़ेंगे तो ए सी का स्क्वायर, ए सी ये हो गया और बी सी ये हो गया, तो सर जी ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा सी क्यू की स्क्वायर प्लस में पी सी की स्क्वायर। साथियों गौर से समझना, इसकी मान तो आ गया, अब ये दोनों की मान क्या लिख सकते हो ए सी के स्क्वायर प्लस में बी सी की स्क्वायर, तो ए सी प्लस में बी सी की मान लिख सकते हो आप, यहां से इतना की मान आप लिख सकते हो, इतना की मान क्या हो जाएगा ए बी की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं, इतना याद रखिएगा, इतना की मान जो है हम, इतना की मान हम क्या लिख सकते हैं, इतना की मान लिख सकते हैं, इसको देखते हुए ए बी की स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर ये हो गया सी क्यू की स्क्वायर प्लस में पी सी की स्क्वायर ये। अब सर जी एक बात समझिएगा, यहां से सर यहां से लिख सकते हैं ए बी की स्क्वायर प्लस में ये तो है ही बराबर में, ये तो बराबर में है ही, ये है ही ए बी के स्क्वायर, तो सी क्यू है, सी क्यू को लिख सकते हैं क्या ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ये, और ये दोनों भाग बराबर है, तो सर जी बी सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बट्टा में, क्योंकि ये पूरा का पूरा मान ये 4 हुआ तो ये 2 ये 2 मतलब ये दोनों बराबर है, तो 4 के आधा करके लिख सकते हैं 4 के आधा के स्क्वायर। आगे सर जी पीसी को लिख सकते हैं, ये मिड पॉइंट है ये दोनों बराबर होगा, तो ए सी बट्टा 2 जितना होगा पूरा का पूरा अगर 8 होगा तो ये मिड पॉइंट है, तो ये 4 4 मतलब पूरा 8 का आधा कर दो, मतलब ए सी की आधा कर दो, ए सी की आधा करके स्क्वायर कर सकते हो, इस के बराबर में ये लिख सकते हैं। साथियों एक बात आप मुझे बताइए, ये सबको क्या लिख सकते हैं, तो सर जी ए आगे जो है बराबर में ए बी का स्क्वायर, बाद में हम डायरेक्ट भी बता देंगे, ये हो जाएगा क्या होगा नीचे में तो दोनों में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी की स्क्वायर प्लस में ए सी की स्क्वायर, ए सी की स्क्वायर। साथियों आगे बताओगे ए बी की स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर के जगह पे आप बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के जगह पे आप लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर, ए बी बटा 4, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 4 और 1 5 ए बी स्क्वायर बट्टा में 4 होगा, 5 ए बी स्क्वायर बट्टा 4 होगा। साथियों ये किसके बराबर था, तो ये इसके बराबर था ए क्यू की स्क्वायर प्लस में बी पी की स्क्वायर बराबर में 5/4 5/4 ए बी की स्क्वायर, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 इंटू ए क्यू की स्क्वायर प्लस में बी पी की स्क्वायर बराबर में 5 ए बी की स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 4 ए क्यू प्लस में बी पी की स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5 ए बी की स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा यही 5 ए बी की स्क्वायर, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे हमेशा याद रखना है ये डायरेक्ट थ्योरम ही होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है थ्योरम ही होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, क्या इसमें कोई तरह का दिक्कत हो रही है आपको? देखिए ध्यान दीजिए, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज हो, अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है, ये मानिए कि समकोण त्रिभुज हो गया और ये इसकी मिड पॉइंट है, ये इसकी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट माध्यिका से मिल रहा है, ये माध्यिका मिल रहा है, ये ए है, बी है, सी है। मेरे प्यारे बच्चे ये मानिए ए क्यू या ए डी या ये ए बी सी डी ई, ये सी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों तो ये सीधा सीधा रिलेशन क्या बनता है सर, ए डी की स्क्वायर प्लस में
सी ई की स्क्वायर बराबर में 5/4 AC की स्क्वायर, AC की स्क्वायर। ये बात याद रखोगे। देखो यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। AQ की स्क्वायर प्लस में BQ की BP की स्क्वायर बराबर में 5/4 AB की स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर करके जोड़ो और इसका स्क्वायर करके जोड़ो तो ये वाला जो कर्ण, जो बड़े कर्ण होगा वो 5/4 AB कर्ण की स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना रिलेशन, यहीं से रिलेशन याद रखना कि सर जी अगर ये मिड पॉइंट से माध्यिका से मिल रहा है, माध्यिका से मिल रहा है तो सर AQ की स्क्वायर पहला कर्ण बराबर में ये दूसरे कर्ण, ये भी कर्ण ही है, दूसरा कर्ण क्या होता है BP के स्क्वायर बराबर में ये कितना होगा 5/4 बड़े कर्ण, बड़ा कर्ण AB की स्क्वायर, AB की स्क्वायर। ये डायरेक्ट थ्योरम ही होता है। थ्योरम को हम प्रूव भी कर दिए कि कैसे आया। ठीक है, तो आंसर इस 4 को इधर भेजेंगे सीधा 5AB स्क्वायर हो जाएगा, 5AB स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न था, बोला गया लॉग, अब इसकी मान बताना है, इसकी मान बताना है लॉग x की मान। मेरे प्यारे बच्चे अब ये जो है ये लिखा हुआ है कि x बट्टा में 9, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बराबर में 7/2, और ये जो पावर में जो 2 रहता है बेस पे तो ये 1/2 पावर इस और आ जाता है लॉग, इसको x बट्टा में 3, x और बेस ये 3, एक्सपोनेंट x है, बेस 3 है, 7/2। जब भी ऐसा रहेगा लॉग a पर पावर m तो ये m log a लिखाता है, log a लिखाएगा। अगर log a और b पर पावर m रहे तो ये 1/b बेस पर पावर 1 बट्टा में आता है, बट्टा m log a b होगा। साथियों एक बात आप मुझे बताइए, ये 2 से 2 कट जाता है तो ये हो जाएगा log x3 7। तो सर जी जिसकी मान पूछा है log x3 कितना होगा 7 होगा। आंसर क्या हो जाएगा बी होगा। आंसर क्या होगा बच्चे बी होगा। आगे आइए ये देखेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बोला गया एक थैले में 4 लाल गेंद, 5 पीली गेंद और 6 गुलाबी गेंद है। 2 गेंदे, बोला गया अदृश्य रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कोई भी गेंद पीली नहीं है। ये तो बाद में देखेंगे, पहले आप टोटल गेंद कितना है 5 4 9 9 6 15, तो 15 C2 2 गेंदे निकाला जाता है। कितना गेंदे रेंडमली निकाला गया है 2 गेंदे। बोला गया कोई भी गेंद पीली ना हो तो पीला गेंद 5 है, इसको काट ही देंगे, पीला को छोड़ देंगे तो क्या हो सकता है, यह लाल होगा या गुलाबी होगा। मतलब 6 4 10, 10 गेंदों में से ये कोई भी हो सकता है तो 10 C2 होगा। तो सर जब 2 रहता है तो आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, 10 को 2 बार पीछे खिसका देते हैं, 15 को 2 बार पीछे खिसकाते हैं 14। सर जी अगर 5 से काटते हैं 5 3 15, 5 दूनी 10, और इससे काटते हैं तो 3 और इससे काटते तो ये 7 होगा। सर जी 3/7 होगा। आंसर क्या होगा बी। आंसर क्या होगा बी। 4 का आंसर क्या होगा बच्चे बी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया किसी समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी लिया गया है जहां एबी त्रिभुज का कर्ण है, तब बताना है कि रिलेशन क्या हो सकता है। तो देखोगे एक कोई समकोण त्रिभुज है ना, ये कोई समकोण त्रिभुज है बच्चे जिसका नाम ए बी सी बोला गया है, बीसी पर एक कर्ण है, ए बी कर्ण है, ए बी कर्ण है, ए बी और ये सी होगा। तो बीसी पर कोई बिंदु डी लिया गया है, क्या है डी है, ये जरूरी नहीं मध्य बिंदु है, कुछ नहीं बोला है, तो ये डी है, केवल यहाँ पे क्या है तो डी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है बच्चे डी है। बोला गया है ए बी कर्ण है, तो बताना कौन सा रिलेशन सत्य है। तो रिलेशन आप जानते हैं, ये कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी की स्क्वायर। ये तो होना ही होना था। ये कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय तो होना ही था। अब त्रिभुज ए सी डी में, ये छोटा त्रिभुज में लगाइए आप, तो सर जी एडी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि एडी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, एडी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से कोई उपाय है। तो
तो सर जी AC स्क्वायर, अब क्या कर सकते हो सर जी? ऐसा करते हैं, रिलेशन ये AB में है, ABCD में है, ABCD में है। सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी देखिए, आप ऐसा कीजिए, ये CD को इधर भेज दीजिए, CD को इधर भेजिए। तो AC की जगह पे आप लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस में CD, आप लिख सकते हैं AC के जगह पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? माइनस में BC स्क्वायर, माइनस में BC स्क्वायर। तो सर जी ऐसा करते हैं कि BC को इधर करते हैं और BC को आप AB रहने दीजिए। AB में आप क्या करेंगे? CD को इधर कीजिए। सर जी AD स्क्वायर माइनस BC है प्लस BC का, यहां पर ऐसा क्यों करते? छोड़ो छोड़ो, ये AD है ना बउआ, ये AD है ना, तो AC की मान लिख देते। तो AC की मान क्या लिख सकते हैं सर? BC को इधर भेज देते, AC ये वाला मान रख देंगे। तो जहां पे AC है वहां पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर और माइनस में BC की स्क्वायर प्लस में CD की स्क्वायर। ये माइनस वाला ये इधर जाएगा, AD स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है? AB स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, ये दोनों मिल गया। अब यहां से देखेंगे AD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। आंसर ये है। आंसर क्या होगा? ए। एक रिलेशन मिल रहा है और कोई भी रिलेशन यहां पे पॉसिबल नहीं होगा। एक रिलेशन आपका मिल गया, पहला ही ऑप्शन आ गया। बोले बच्चे इसमें कोई परेशानी है? नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताओगे? ये तो सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। AB की स्क्वायर बराबर में AC के स्क्वायर प्लस में BC की स्क्वायर, ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप मुझे बताएंगे कि AD स्क्वायर यहां पे हो गया, AD स्क्वायर बराबर में आप ये भी एक छोटा त्रिभुज अगर इसको देखेंगे, ये छोटा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में AD स्क्वायर, क्योंकि ये भी कर्ण की तरह काम करेगा। AD स्क्वायर बराबर में मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर AC और प्लस में आधार स्क्वायर DC, ये हमने लिखा। और AC की मान इस इक्वेशन से इधर घटाकर लिख दिया, बस इसको पकड़ के इधर कर दिए और ये तो सेम था, माइनस वाला BC इधर कर दिए केवल। आंसर हमारा आ गया। आगे बोला गया समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग क्या है यदि तीसरा पद -13 और छठा पद -4 है? तो आप मुझे बताएंगे समांतर श्रेणी के पहला पद का योग क्या होगा? पहला पद समांतर श्रेणी का पहले 12 पदों का योग क्या है यदि तीसरा पद -13 और छठा पद -4 है? छठा पद कितना है? तो -4 है। आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो सर जी 12 पदों का योग, सबसे पहले तीसरा पद, अगर TN अंतिम पद निकालना हो तो क्या होता है? A प्लस में n-1 इंटू डी होता है। तो अगर तीसरा पद है n की मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा A प्लस में 3 में से 1 जाएगा 2D बराबर में हो जाएगा -13। छठा पद आपका -4 है तो A प्लस में 6 टर्म है तो एक कम कीजिए 5D बराबर में -4 होगा। साथियों एक बात आप मुझे बताइए, ये पहला इक्वेशन हुआ और ये दूसरा इक्वेशन हुआ। हम चाहते दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3D होगा और ये आपका प्लस है +13 और -4 तो हो जाएगा 9, तो D की मान हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आया, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। कॉमन डिफरेंस अगर 3 आया तो 5 या 15 उस ओर लेके जाएंगे तो 15 +15 उधर लेके जाएंगे, -4 था, -15 और -4 तो A की मान हो जाएगा -19। पहला पद आ गया -19। साथियों बोला गया है सम ऑफ n टर्म की फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं n/2 इंटू 2A प्लस में n-1 इंटू डी होता है। सर जी पहला पद कितना है? 12, तो 12/2 2A A कितना है? 19 दूनी 38 होगा, 19 दूनी 38 प्लस में n-1 मतलब n कितना है? n साथियों हमारे पास आ गया 12 में से 1 अगर जाएगा तो होगा 11, n-1 इंटू डी हमारा 3 है, 11 3 33 हो गया। सर जी इसको काटेंगे तो 6 होगा,
तो 6 गुना अगर इसको हम घटाते हैं -5, 6 पंचे 30, ये हमारा हो गया -30। कितना होगा साथियों? -30 हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना, -30 हो गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो बताएंगे। आगे चलते हैं साथियों। बोला गया है ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसमें AB और DC, बोला गया AB और DC कहने का मतलब है पैरेलल है। AB 8 है और BC 10 है, DC 12 है और AD 16 है। तो AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर की मान क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। एक सेकेंड, AC चालू कर दीजिए, AC थोड़ा गर्मी लग रहा है। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक आपका, चलिए AC चालू हो गया, थोड़ा सा पंखा बंद करवा दिए हैं। अब देखेंगे एक समलम चतुर्भुज है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नाम है, अब देखोगे बोला गया है कि AB, ये A मानो, ये B मानो, ये C मानो, ये D मानो। AB बोला गया है समांतर है DC का, और AB हमारा 8 है और DC हमारा 12 है, और AD A से D हमारा 16 है और A से D हमारा 16 है, और क्या बोला गया है, B से C हमारा 10 है। ये दोनों असमांतर भुजा होता, और ये AB और CD समांतर भुजा, और AD और BC असमांतर भुजा होता है। असमांतर भुजा हो गया। पूछा गया AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर क्या होता है? साथियों ये हो गया A विकर्ण, ये भी विकर्ण हो गया, AC और ये हो गया BC, AC और ये हो गया BC। बोले हाँ या ना? अब यहां से ध्यान से सुनोगे तो सर जी AC और BC, तो इसमें एक फॉर्मूला, एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन क्या होता है? तो AC स्क्वायर और BD स्क्वायर जो होता है मेरे प्यारे साथियों, AC स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, क्या पूछा है, BD स्क्वायर, मतलब AC विकर्ण हो गया, और ये भी, ये आपका BD भी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। BD भी आपका विकर्ण हो गया। इसका एक बहुत बढ़िया रिलेशन होता है कि असमांतर भुजाओं की स्क्वायर करके सम, असमांतर भुजाओं की स्क्वायर करके सम, मतलब AD के स्क्वायर प्लस में क्या होगा, BC की स्क्वायर, ये एक थ्योरम होता है, और प्लस में 2 गुना दोनों समांतर भुजाओं की गुणनफल, 2 गुना दोनों समांतर भुजाओं की गुणनफल। तो दोनों समांतर भुजाओं के गुणनफल होगा AB गुना में DC, AB गुना में DC। ये होता है फॉर्मूला। कुछ समझ में आया या नहीं आया? इसको अच्छे से लिख दे, नीचे लिख देते हैं। हम क्या बताएं कि दोनों विकर्णों की स्क्वायर करके सम अगर करोगे, AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर बराबर में क्या होता है, दोनों असमांतर भुजा, असमांतर यही है, दोनों असमांतर भुजाओं की स्क्वायर करके सम कर दो, और प्लस में 2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं की गुणनफल, दोनों समांतर भुजाओं की गुणनफल मतलब DC, दोनों समांतर भुजाओं की गुणनफल 2 इंटू, याद रखो अगर समलम चतुर्भुज हुआ, ट्राइपीजियम हुआ, तो ट्राइपीजियम में कहता है कि दोनों विकर्णों के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या होगा, तो दोनों असमांतर भुजाओं की स्क्वायर करके सम करोगे, जल्दी से बोलो, दोनों असमांतर भुजाओं के स्क्वायर करके जोड़ दोगे, प्लस में 2 गुना दोनों समांतर भुजाओं की गुणनफल, दोनों समांतर भुजाओं की गुणनफल। तो साथियों इसी की तो मान निकालना है। AD कितना, 16 के स्क्वायर 256, और BC कितना, 10 के स्क्वायर 100, प्लस में 2 गुना AB हमारा कितना है, 8 है, DC हमारा कितना है, DC हमारा 12 है। तो ये साथियों हो जाए कितना होगा, तो 356 हो गया, प्लस में ये हो जाए कितना होगा, 12 8 96, 96 प्लस में 2 गुना 2 करेंगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, ये 6 दू 8, और 9 5 14 का 4, 9 5 14 का 4, 9 5 14 का 4 हो गया। उसके बाद 3 और 1, 4 1 5, ये हो गया 548। आंसर क्या होगा, C। आंसर क्या होगा, C। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, C। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, C। आया समझ में? सबसे पहले एक रिलेशन समलम चतुर्भुज में और होता है, इसकी विकर्ण की जो अनुपात होता है, ये अगर 2 3 हुआ
तो ये भी 2 3 होगा। मतलब विकर्णों की जो अनुपात होता है वो समान अनुपात में होता है। इसकी विकर्णों की जो अनुपात होता है समलम चतुर्भुज में वो समान अनुपात में होता है। और विकर्णों के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो दोनों असमांतर भुजाओं के स्क्वायर करके सम, दोनों समांतर भुजाओं के स्क्वायर करके सम, मतलब स्क्वायर करेंगे तब जोड़ेंगे, और प्लस में 2 गुना समांतर भुजाओं की गुणनफल, 2 गुना समांतर भुजाओं की गुणनफल। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आगे आइए, बोला गया है यदि ये चीजें दिया गया और इससे भाग करोगे तो ए और बी की मान निकालना है। साथियों अगर इससे पुनः विभाजित इसे करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो तो यहां से आपको x की मान आएगा। इसकी 2 फैक्टर करो, जोड़ घटाने पे -3 आना चाहिए, तो -2 गुना -1 जोड़ोगे -3 आ जाएगा। बराबर के उस और लेके जाओगे, -2 था तो +2, -1 था तो +1 होगा। एक्स स्क्वायर के आगे में कोई कोफिशिएंट उससे भाग दो, कुछ नहीं है, तो x की मान 2 मान आया, 2 और 1। अगर ये इससे भाग करोगे पुनः विभाजित है तो ये दोनों की मान बारी बारी से लिखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, रिमाइंडर 0 देगा। 2 की मान यहां रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 6 चौके 24, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस में 2a प्लस में b बराबर में 0, ये हो जाएगा -16, -16 बराबर के उधर जाएगा तो 2a प्लस में b बराबर में 16, पहला समीकरण। अगर हम x इक्वल टू क्या पुट किए थे तो 2 पुट किए थे, अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे बच्चे, 1 पुट करेंगे इसमें तो क्या होगा x माइनस में 6 प्लस में x प्लस में b इक्वल टू 0, -5 उस और लेके जाएंगे तो a प्लस में b बराबर +5, और यहां से क्या हुआ 2a प्लस में b बराबर में 16। सर जी ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था आया। अब यहां से कुछ नहीं करना, इसमें से ये घटा देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, 2a में से a जाएगा, a होगा, इसमें से ये जाएगा तो कितना होगा 16 में से 5 जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 हो, a की मान 11 है। अगर a की मान 11 है तो सर जी यहां पे रखेंगे तो b की मान कितना आएगा, a की मान 11 तो 5 में से 11 जाएगा तो -6 होगा, तो आंसर हो जाएगा a की मान -6, a की मान -6, ए भाई a की मान -6, b की मान 11, एक माइनस में नहीं होगा जी, माइनस में तो नहीं होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, मिल तो नहीं रहा, लग रहा है ई हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन में मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये पॉजिटिव है, नहीं दिख रहा है, आंसर क्या होगा ई होगा। चलिए बहुत अच्छा बुआ, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हैं? देखिए ये क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन नजर आए तो ये सेकेंडों में सॉल्व हो सकता है। कैसे सर, तो आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए। तो इसमें करेंगे क्या, तो सर इसमें एक बात बताते हैं, ये 2 को 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब √3 पर पावर ये कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर बाहर भी कर सकते हो, इसका मतलब ये भी कर सकते हो, इसका मतलब है क्या 2 की पावर 1/3 2 आगे पीछे गुना में कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो 4 लिखा हुआ है तो लिख सकते हो √3 पर पावर 2 क्यूब है स्क्वायर, प्लस में ये कर सकते हो प्लस में 1 की स्क्वायर। 1 के स्क्वायर क्यों किए, तो एक फार्मूला होता, मुझे उसी पे डाउट लग रहा है ये बैठेगा, a³ माइनस b³ की फार्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर। देखना तुम, अगर यहां पे ऊपर नीचे हम √3 2 - 1 ऊपर नीचे गुना कर दे तो किसी को कोई आपत्ति है तो बताओगे। ये हो जाएगा a³, सुनोगे a³ माइनस b³ की फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस में ab 1 गुना ab प्लस में b स्क्वायर। ये सेट कर गया तो नीचे में सर जी क्या हो जाएगा, अपने मन से हम ये चीजें से ऊपर नीचे गुना कर दिए, ऊपर नीचे अपने मन से गुना कर दिए। ऐसा करने पे तभी ये आएगा, क्योंकि इसकी चेहरा देखे तो हम पावर में स्क्वायर कर सकते हैं, और ये देखकर जो है हम ये दोनों ऊपर नीचे आप सेम चीजें से मैथ में गुना कर सकते हैं। ऊपर में हो जाएगा √3 2 - 1 और नीचे में a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab, a का मतलब
क्यूब रूट ऑफ 2 और b का मतलब 1, दोनों गुना करेंगे तो यही होगा, प्लस में बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये क्या है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होगा। इसकी मान 2 होगा, क्यूब रूट से क्यूब हट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, मतलब मेरी मान जो आया है √3 2 - 1 ये आया है। सर जी मुझे तो इससे इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए √4 भी है, तो सर जी लिख सकते हैं 0 गुना में 3√4 प्लस में ये 3√2 - 1 बराबर में a क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस में b क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस में c। इससे कंपैरिजन करना है। सर जी मेरे पास यही 2 मान था, केवल मेरे पास 2 मान था, ये, और सर जी 4 वाला मान गायब था, तो 4 वाला मान नहीं था, तो अपने मन से 0 से गुना करके एक संख्या लिख दी ये वाला, तो 0 गुना समथिंग करोगे 0 और मेरी मान तो यही है। तो सर जी अब बताओगे कंपैरिजन करेंगे तो a की मान क्या आया, 0 आया। अपने मन से ये संख्या अपने मन से 0 के टर्म में लिख दिए। अब b की मान बताओगे क्या है, तो इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर में 1 है, इसके आगे में कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1 है, तो c कांस्टेंट टर्म क्या है, तो -1 है, c बराबर -1, c बराबर -1। अगर इसकी मान निकालना रहता है, a की मान 0, b की मान कितना होगा 1 होगा, और c की मान क्या होगा -1, ये दोनों कट गया, तो आंसर क्या होगा 0, आंसर क्या होगा 0, आंसर होगा a। आंसर क्या होगा बच्चे, a, बोलिए हाँ या ना, आंसर क्या होगा ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोला गया है केंद्र O वाले वृत्त में ABCD व्यास के एक ही पक्ष में 2 समांतर जीवाएं हैं। AB 12 सेंटीमीटर, CD 18 सेंटीमीटर और जीवा ABCD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो बोला गया है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, एक वृत्त है, वृत्त की एक ही और 2 जीवा है, इसे 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये मानिए आपका AB, ये आपका AB है, AB, ये आपका CD है, CD 18 है, तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा 9-9। क्यों, अगर कोई वृत्त है, ये जीवा है, केंद्र पर से इसको नम डालोगे तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा, तो ये 9-9 हो गया। ये टोटल AB 12 है, क्योंकि नीचे की तरफ छोटा जीवा होगा, नीचे की तरफ थोड़ा छोटा मान होगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो ये फैलते जाएगा, जीवा बड़ा होते जाएगा। सबसे बड़ा जीवा केंद्र पर होता है, जिसको व्यास कहते हैं ना, तो बड़ा CD ऊपर रखेंगे, AB नीचे रखेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऊपर नीचे रखने का यही रीजन है, यही हमारा त्रिज्या है, यही हमारा क्या होगा त्रिज्या। यहां से यहां इसको मिलाओगे त्रिज्या, इसको यहां से यहां मिलाओगे, ये भी सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मिलाओगे सब क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। दोनों जीवाओं के बीच का दूरी कितना है, दोनों जीवा CD AB और CD के बीच, मतलब ये दोनों के बीच का दूरी 3 है, तो ये अपने मन से A मान लीजिए। ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या। सर जी एक बात बताए, त्रिज्या क्या हो सकता है, तो सर जी ये त्रिज्या R मानिए, ये R। एक त्रिभुज पहले इस त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज ये O, और यहां पे कोई है इस त्रिभुज में। सर जी इस त्रिभुज में आप जान रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर में कर्ण कितना R, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार 9 की स्क्वायर। सर जी उसी प्रकार से आप ऐसा कीजिए, आप उसी प्रकार से इस त्रिभुज में लीजिए, उसी प्रकार से आप इस त्रिभुज में, बराबर इस त्रिभुज में, तो सर त्रिज्या के स्क्वायर है ही, ये त्रिज्या के स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर में A प्लस में 3 की स्क्वायर प्लस में 6 की स्क्वायर, ये होगा। दोनों R के बराबर है, ये भी R के बराबर था और ये भी R के बराबर था, तो जब दोनों ये दोनों R के बराबर था, आपस में ये दोनों बराबर हो गया। ये A स्क्वायर 9 के स्क्वायर 81, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, 3 दूनी 6A प्लस में 6 के स्क्वायर 36, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया। अब ये आप मुझे बताएंगे 9 6 15 45, 45 इसमें से घटाओगे तो सर जी 81 में से 45 जाएगा तो सर जी 36 होगा, बराबर में 6A।
सर जी इससे इसको काटेंगे, 6 6 के 36, एक की मान हो जाएगा 6। तो अगर एक की मान हो गया 6, तो मेरे साथियों एक त्रिभुज बन चुका है, एक त्रिभुज ऐसे बन चुका है, ये पूरा 9 है, ये 6 है, ये कितना होगा सर? एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, सर ट्रिपलेट पे ये नहीं बैठेगा, ट्रिपलेट पे ये नहीं बैठेगा, तो सर कितना होगा? सर जी अगर यहाँ पे इसकी मान निकालना रहेगा तो 6 की स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36 और 9 के स्क्वायर 81, दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 7 होगा, 7 होगा, ठीक है 7 होगा। उसके बाद 8 3 11 होगा, 13 नमा 117, तो 13 नमा 9 की वर्गमूल 3, 13 फंस जाएगा अंदर, तो 3√13, 3√13, आंसर क्या होगा? सी होगा। ये सब अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आगे बोला जाता है एक लंबवृत्तीय बेलन की आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो आधार का व्यास क्या होगा? बताएंगे आधार का व्यास क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, बोला गया एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 है और व्यास, मानिए कि व्यास अगर 30 है तो त्रिज्या का हम यूज करेंगे, ये है। और बोला गया बेलन की अगर ऊंचाई 9 है तो बेलन के आधार के व्यास, तो बेलन के पहले त्रिज्या तो निकाल लो। तो बेलन की आयतन आप जानते हैं, बेलन यहां पे लिखेंगे और यहां पे शंकु लिखेंगे, दोनों की आयतन क्या है? बराबर है। तो बेलन की आयतन पाई आर स्क्वायर, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बेलन की ऊंचाई दिया गया 9, शंकु की आयतन 1/3 बराबर है बेलन की आयतन शंकु की आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 15 गुना 15 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना? 108, 108। साथियों पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काटेंगे ये 5 होगा, 9 से काटेंगे 9 1 9, 9 दूनी 18, 12 होगा। तो आर स्क्वायर की मान हो जाएगा, ये 5 है, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 12 को लिख सकते हैं 12 3 36। आर बराबर में इसकी वर्गमूल निकालेंगे 5 इंटू 5, 5 की वर्गमूल 5, 5 5 25 के वर्गमूल 5, 12 3 36 की वर्गमूल 6, तो आर की मान आ गया 30। तो बेलन के जो त्रिज्या है वो 30 है, डायमीटर पूछा है तो डायमीटर त्रिज्या का दुगुना होता है, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 दूनी क्या होगा? 60 होगा। बोलिए हाँ या ना? 30 दूनी क्या होगा बच्चे? 60 होगा। आगे बढ़ते हैं, गौर फरमाएंगे, समझेंगे बातों को गौर से। बोला गया यदि समीकरण 3ax² प्लस में 2bx प्लस में c बराबर में 0 मूल्यों के अनुपात दिया गया है 2:3 है, तब इनमें से कौन सी कथन सत्य है? अगर मूल्य हमारा दिया गया है, पहला मूल 2x, दूसरा मूल 3x है, तो मूल्यों का योग, तो 2x और 3x 5x, मूल्यों का योग होता -b/a, -b/a, तो -b कितना है? 2b/a कितना है? 3a है। और मूल्यों का गुणनफल, तो मूल्यों का गुणनफल 3 दूनी 6x², 6x², 3 दूनी 6x² बराबर में क्या होगा? c/a, तो ca कितना है? 3a है, 3a। x² की मान हो जाएगा c/ यहां पे क्या होगा? 6 18a, ये हो गया। सर यहां पे दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, 5 की स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, x बराबर में होगा -2b बराबर में 5 3 15a, 5 3 15a। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो x² -2 की स्क्वायर 4 होगा और ये b² होगा, 15 के स्क्वायर 225a², 225। सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से इधर भी x² की मान आया, इधर भी x² की मान आया, आपस में ये दोनों को क्या करो? समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी x² की मान है, ये भी x² की मान है, मतलब 4b² बट्टा में 225a² बराबर में c/18a। साथियों यहां से अगर a से ये काटोगे, ये कट गया, सर जी और काटोगे, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, और ये काटोगे 9 से 25 नमा 225, 25 नमा 225, ये हो जाएगा, क्या होगा? 8b²,
ये 25a, ये a बचा था, उधर जाके गुना हो जाएगा 25ac। तो 8b² बराबर में 8b² बराबर 25ac। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए थोड़ा बिना समय गवाए हुए बच्चे आज बिना कमेंट थोड़ा जल्दी करते हैं, देखते हैं जो है। अब बताओगे ये तो चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो अगर यहां पे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 70 डिग्री है तो इसकी मान, ये दोनों का योग अगर 90 हो तो इसकी मान 1 होता है। लेकिन समझिए कि cos 90 माइनस अगर 20 लिखते हैं तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको एक बात समझा देते हैं, हमेशा याद रखेंगे कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर बीटा की मान 1 हो जाता है। कब? जब ये अल्फा प्लस बीटा की मान 90 हो जाए, दोनों कॉस में ही रहे और अल्फा प्लस बीटा एंगलों का योग 90 हो जाए, साइन में भी रहेगा तो ये नियम लगेगा। तो 20 और 70 1, यहां इसकी मान 1, साइन 90 की मान 1, tan 45 की मान 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा? 0। आंसर इसका सीधा सीधा 0 हो जाएगा। बोला गया है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दिया गया 4:7 दिया गया है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो आधार की त्रिज्या बताइए। आधार का त्रिज्या बताइए। मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ, आधार का त्रिज्या अगर हमारे पास 4x है और तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 7x है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? पाई आर एल, और ये दिया गया है कितना है? तो 792 है। तो पाई की मान कितना होगा? 22/7। आर का मतलब कितना है? 4x, एल का मतलब है 7x, बराबर में 792। 792 ये हो गया साथियों। 7x से 7x कट गया और 22 से काटेंगे, ये कितना होगा? 22 दूनी 66, 22 तिया 66, 6 9 में से 6 जाएगा 3 32, ये कटेगा जी। पहले 11 दूनी 22, 11 से काटे, 11 से 77 2, और 2 से काटेंगे ये 4 दूनी 8, 9 8 72, 9 होगा। x गुना x, x स्क्वायर की मान 9, तो x की मान कितना होगा? 3। x की मान 3, तो त्रिज्या पूछा है तो 4 दूना 8, x की मान 3 है तो 4 तिया 12 होगा। x की मान 3 रखोगे तो 12 हो जाएगा। त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा? 12। बोलिए बच्चे कोई दिक्कत है तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आइए, बोला किसी द्विघात समीकरण दिया गया है। अब बोला गया समीकरण ज्ञात कर। द्विघात समीकरण का अगर रूट्स दिया रहे, अल्फा और बीटा दिया रहे, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा, इसी को अल्फा मानिए पहला रूट्स को, इसको बीटा मानिए, दोनों जोड़ोगे तो 2 आएगा, -3 + 5 तो 2 आएगा, तो ये 2x हो जाएगा। और ये दोनों गुना करोगे 5 तिया 15 -15 बराबर 0। सिंपल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। 15 का आंसर हो जाएगा ए। पूछा गया, बोला गया है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की मान 7/3 है। कितना है? 7/3 है। और tan स्क्वायर माइनस में sec स्क्वायर की मान पूछा है। ए बच्चे ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है जी कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है। अगर ये हम इसको आगे पीछे कर दे तो अगर मानिए इसी में से माइनस अगर कॉमन कर ले तो ये प्लस हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं इसकी मान 1 होता है और पहले से माइनस है तो -1 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो ऐसे आपको मिसगाइड करने के लिए दे दिया था। ये आपको मिसगाइड करने के लिए दे दिया था। आगे बोला गया है किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात 1:4 है। मतलब कोई वृत्त है और कोई त्रिज्यखंड है,
अगर बोला गया है किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 है, एक मतलब 1:4 का मतलब 1/4, मतलब अगर ये त्रिज्यखंड हुआ है ना, ये त्रिज्यखंड हुआ तो ये हमारा क्या होगा, वृत्त होगा, ये हमारा क्या होगा, वृत्त होगा। ये होगा। तो अगर कोई वृत्त है उसका 1/4वां हिस्सा वो चतुर्थांश होता है, वो क्या होता है, 90 डिग्री वाला वो चतुर्थांश होता है। ये वृत्त का ये 1/4वां हिस्सा, क्यों, पूरा वृत्त 360 का होता है। ये अगर एरिया पूरा 4 है तो इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, 1/4 का मतलब ये चतुर्थांश लेना है। कोई बात नहीं है, आगे देख लेंगे। वृत्त की क्षेत्रफल दिया गया है तो त्रिज्यखंड की परिमाप बोला गया है, इसी त्रिज्यखंड की परिमाप, तो त्रिज्यखंड की परिमाप होता है आर और ये एल, चाप की लंबाई, है ना। तो साथियों सबसे पहले वृत्त की एरिया 22/7 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना 154 है, इसे काटेंगे 7, तो आर स्क्वायर की मान हो जाएगा 7 × 7 49, आर की मान हो जाएगा 7, तो त्रिज्या हो गया 7, त्रिज्या हो गया 7, तो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई, पहले चाप की लंबाई तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। पाई की मान 22/7 और आर हमारे पास 7 आ गया है त्रिज्या, और थीटा क्योंकि आपका एक वृत्त है और त्रिज्यखंड उसका 1:4 का क्षेत्रफल में बटा है, मतलब त्रिज्यखंड 1 होगा तो वृत्त की एरिया 4 होगा, मतलब 1/4, 1/4 को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड में एंगल कितना लेना, 90 लेना है। ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश हुआ और चतुर्थांश में एंगल 90 लिया जाता है, ये 180, 180, इसको अगर काटेंगे तो ये 9 दूनी 18, 7 से 7 गया 11, तो ये त्रिज्या ये आ गया 11 और ये आ गया 7, ये आ गया 7। तो आप जानते हैं परिमाप अगर निकालना है त्रिज्यखंड का तो 2r प्लस में चाप की लंबाई होता है, 2r मतलब 7 दूनी 14 प्लस में 11, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 25। त्रिज्यखंड का परिमाप कितना हो जाएगा, 25। बोले समझे या नहीं समझे। त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा 25। देखिए जो बच्चा ऐसे नहीं समझते हैं हम आपको बताते हैं। पूरा एक वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त की परिमाप 2πr होता है, 2πr होता है, लेकिन हमारा जो त्रिज्यखंड है 1 है, कितना में, तो 4 में। और जी इसको काट सकते हैं 1/2, पाई आर 1/2, पाई की मान आप रख सकते हो कि 22/7 और आर 7, आर हमारा कितना है 7/2, इससे ये गया ये 11, डायरेक्ट आ गया 11। त्रिज्यखंड की जो थी था ये वाला आ गया 11 और 11 प्लस में 2r। फिर से समझो, पूरा वृत्त की परिधि होता है 2πr, मुझे चाहिए त्रिज्यखंड की लंबाई, ये त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड है 1/1 है, 1/4 हिस्सा है, और प्लस में 2r दे देना, प्लस में 2r दे देना, क्योंकि ये एक अपने मन से ये परिमाप होता है, बाहर की माप, इधर भी r बढ़ेगा, इधर भी r बढ़ेगा। ये अब इसमें आप जो है सारा कुछ बैठाइएगा, आपकी मान आ जाएगा बच्चे, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, बहुत कुछ नहीं किया, केवल फार्मूला लिखते हैं तो आपको बड़ा बड़ा नजर आने लगता है कि सर जी क्या बता रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नजर आने लगता है। लेकिन हम आपको बताएं बिना फार्मूला लिख के कराते हैं तो बच्चे लोग, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे सर आप तो रट के आए हैं और आप बना दिए हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चे, अगर हम रट के आकर बता रहे हैं तो आप भी रट कर जाइए और एग्जाम में बना दीजिए और रिजल्ट ले लीजिए। हम तो यही कहते हैं कि आप भी अपने मेमोरी को इतना जबरदस्त ये कीजिए, रट कर जाइए एकदम और जाकर बना दीजिए, ये अच्छी बात है। अगर आपकी मेमोरी इतना जबरदस्त है कि आप रट पा रहे हैं किसी चीजों को, 40 क्वेश्चन अगर रट के जाएं और वही क्वेश्चन अगर छापना है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। आप एक एक क्वेश्चन हम कहते हैं मैथ का रट जाओ, मैं भी रटा हूं यार। रटने का मतलब होता है एक क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करना,
रटने का मतलब ये नहीं होता है कि वो चुपचाप, रटने का अर्थ ही यही, तो रटाता तभी है जब एक चीजों को कई बार किया जाता है। साथियों आप भी कई बार कीजिए, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा वर्ड है, हम इसको अच्छा वर्ड लेते हैं, ऐसा नहीं इसको नेगेटिव नहीं लेते हैं, ये अच्छी बात है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये इसको इधर गुना करेंगे, आप जानते हैं इसमें कोई एंगल भी ले सकते हैं, ऐसे सीधा सीधा समझिए, ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस कॉस की होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab 2 कॉस ऑफ x, यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलेगा, तो सर ये गुना होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x होगा, है ना, और प्लस में ये a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये इधर जाके गुना होगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस ऑफ x, ये x है, और नीचे में होगा साइन x इंटू 1 प्लस में कॉस ऑफ x, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये 1 और ये 1 दो हुआ, और यहां भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस में ये कॉस थीटा अल्फा, और नीचे में अल्फा ही मानो साइन अल्फा इंटू 1 प्लस में कॉस अल्फा, इससे ये कट गया, 1 बटा साइन अल्फा, ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक एक्स, 2 कॉसेक एक्स, आंसर क्या होगा, समझ में आया। अगर इसकी हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस में कॉस एक्स, ये इधर जाके गुना होगा, ये साइन स्क्वायर, ये इधर a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये आया, ये दोनों की मान 1 हुआ, और ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 1 2, यहां भी 2 है, ये पूरा 2 और ये भी 2 है, 2 को कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस में कॉस अल्फा बचा, नीचे में जो है साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, ये दोनों एक था, कट गया, 2 बटा साइन अल्फा का मतलब साइन ऊपर जाता है तो कॉसेक बनता, आंसर हो गया। इसकी मान बताना है, आपको जो बोलना है बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम कमेंट पे एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, जो आपको कहना है जो बोलना है बोल सकते, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया गया है, के की मान निकालना है। साथियों कल ही बताए थे आपको, त्रिभुज रहे या पंचभुज रहे या 4 भुजा रहे, कुछ भी रहे, त्रिभुज की एरिया निकालने के लिए 1/2 मॉड लगाते हैं, और जो कोऑर्डिनेट दिया गया ऊपर नीचे लिख दो, 2k, ये k प्लस 2k, आगे क्या है -2 6, ये क्या है 3 1, आगे आगे जो जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो इसी को जो शुरुआत में लिखे एक बार और रिपीट कर दो, k प्लस में 2k बराबर में इसकी एरिया दिया गया कितना है 5 है। अब इस चीजों को क्या करेंगे बच्चे, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ये 2 उधर जाएगा 10 हो जाएगा, 6 के माइनस में 2 और 3 दूनी 6 के, माइनस करो, फिर इसको इधर गुना करो, माइनस में 2 दूना 4 के, ये इसको गुना 6 18, इसको इधर प्लस में के, मॉड 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। साथियों ये क्या हो जाएगा, ये 3 के होगा, ये हो जाएगा 6 6 12 के -2, ये कर ही लीजिए ना, 6 6 12 के, और यहां से क्या होगा -3 के, -3 के में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 3 के कितना होगा 15 के, 15 के, यहां से -18 और -2 -20, मॉड का मतलब, इसका मतलब होता है अंदर कुछ भी डालोगे पॉजिटिव निकलेगा, तो एक बार ये बाहर जब निकलेगा तो ये प्लस माइनस लेकर निकलेगा, 15 के माइनस में 20 बराबर में 10, इसका अर्थ है प्लस भी डालोगे तो पॉजिटिव निकलेगा, माइनस भी डालोगे पॉजिटिव निकलेगा, मतलब 2 वैल्यू इसका पॉसिबल हो सकता है प्लस माइनस में। अगर प्लस हुआ तो के की मान क्या होगा, तो सर 15 के माइनस 20, 20 उधर जाएगा तो 30, 30 बटा 15 मतलब 2, के की मान 2। अगर नेगेटिव हुआ तो -15 के और माइनस माइनस प्लस 20 बराबर में 10, ये उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो ये होगा -10, ये उधर करो ये इधर करो,
तो सर जी के की मान हो जाएगा 10/15। आप बताओगे। अब 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे ये तो 3 होगा, 2/3। के की मान 2 होगा या 2/3 होगा? तो 2 भी है, 2/3 भी है। इसकी 2 मान पॉसिबल होगा। आंसर क्या होगा? 1 से अधिक। इसकी 2 मान पॉसिबल होगा, 1 से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब बताना है कि और ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। समांतर भुजाओं की योग के 2/11 है। लगा यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया गया 4 और 11 है, तो विकर्णों की लंबाई क्या होगा? विकर्णों की लंबाई क्या होगा? तो देखोगे इसकी विकर्ण बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। समद्विबाहु समलंब है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु समलंब का मतलब यही होता है, द्विभुजा, ये दोनों भुजा बराबर है और ये इसकी पैरेलल है। और जानते हैं आप कि इसकी जो है समांतर भुजाओं की लंबाई है, एक का बड़का का 7x, एक का 4x है, 4x है। और बोला जाता है आप समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल जानते हैं कि 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग 7, 4, 11x गुना में ऊंचाई। ऊंचाई बोला गया है, ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11। तो समांतर ऊंचाई जो होगा, समांतर भुजाओं का योग 7, 4, 11x का 2/11 है। 11 से 11 कट गया, मतलब ऊंचाई 2x है। ऊंचाई कितना है? 2x। और ये क्षेत्रफल है कितना? 176। 2 से 2 गया, 11 से काटेंगे, 11 का 11 66, x गुना x स्क्वायर बराबर में 16। तो x की मान क्या होगा? 4। x की मान हो गया 4। तो बोला गया विकर्ण की लंबाई निकालना है। साथियों गौर से देखोगे, x की मान 4, तो यहां रखोगे 4 चौके 16 और यहां रखोगे तो 7 चौके 28, पूरा यहां से यहां 28 होगा। अब ये जैसा है वैसा लंबाई का हम इधर एक लाइन खींच लेते हैं इसी के बराबर। तो यहां से यहां 16, तो इधर भी हमारा 16 होगा, पूरा 28 था। तो ये हम एक लंब खींच लेते हैं, ये भुजा बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। ये 16 था तो बचा कितना? तो सर जी 16 था तो 12 बचा, तो 12 बचा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऊंचाई हमारा कितना है? तो ऊंचाई सर जी हमारा कितना है? तो ऊंचाई सर 2x है, तो 2x, x की मान 4, 4 दूनी 8, तो ऊंचाई हमारा 8 हो गया। यही हमारा देखो विकर्ण है, ये हमारा विकर्ण है, यही हमारा डायगोनल है, डायगोनल है। इसी की लंबाई निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, सुनिए, ये हमारा एक समकोण और ये यहां से यहां आधार और ये हमारा कर्ण। ये देखो विकर्ण जो है वो कर्ण के रूप में हो गया। तो यहां से यहां 6 और इधर 16, तो 16 और 6, अगर यही क्वेश्चन था और यहीं पे कट गया था। अब मुझे फिर से मेहनत करना पड़ेगा। बोला गया है समद्विबाहु समलंब है, समद्विबाहु समलंब है, ये है, मतलब ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। ये बोला गया है 4x अगर होगा तो ये 7x होगा। ठीक है बच्चे। अब बोला जाता है कि इसकी ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है स्पष्ट बोला गया था कि समांतर भुजा 7, 4, 11x का 2/11 है। इसको काटेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। यहां तक हम लोग पहुंचे थे। और समांतर भुजाओं, आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई हमारा 2x हो गया और यह है कितना? 176 है। सर जी 2 से 2 काटा, इससे काटेंगे 11 का 16, x गुना x स्क्वायर बराबर में 16, x की मान हो जाएगा 4, x की मान 4, तो ऊंचाई हो जाएगा 8। तो पहली भुजा हो जाएगा x की मान 4, 4 चौके 16, दूसरी भुजा हो जाएगा 7 चौके 28, यहां से यहां पूरा 28। अब इसी का ऑपरेशन करते करते हम लोग का जो है क्या हुआ? कट गया, है ना। पूरी लंबाई हो गया यहां से यहां 28। सर जी हम ये जैसा है सेम टू सेम इसकी समांतर एक लाइन खींचते हैं, सेम टू सेम इसकी समांतर। तो ये यहां से यहां 16 है, तो यहां भी हमारा 16 हो जाएगा। एक यहां पे एक हम लंब लेते हैं,
ऊंचाई लेते हैं, समलम, समलम का ऊंचाई ये हो गया 8। मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां पूरा का पूरा अगर 16 है और पूरा 28 है तो इधर कितना बच गया? तो सर ये 16 में से 28 घटाएंगे तो 12, और ये इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये और ये बराबर है, तो बराबर ये दोनों अगर दो बराबर भुजा है त्रिभुज का, मतलब समलंब त्रिभुज हो, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर लंब लोगे तो आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो ये पूरा 12 है तो ये यहां से यहां 6 होगा। तो ये अगर 6 हुआ तो आप मुझे ये बताइए यहां से यहां तक क्या होगा? सर ये 6 और ये यहां से यहां 6 और 16 कितना हो जाएगा? 22, पूरा का पूरा 22, और इसी को मिलाएंगे तो ये विकर्ण होगा, और यही विकर्ण ही पूछा था। ये विकर्ण और ये लंब, ये एक त्रिभुज हो गया। यहां से यहां पूरा आपका कितना हो गया? ये आपका 8 हो गया, ये पूरा पूरा 22 हो गया। इसकी मान कितना होगा? तो रूट अंडर में लंब स्क्वायर 8 के स्क्वायर 64 और यहाँ 22 के स्क्वायर 484, ये हो गया, ये हो जाएगा। साथियों इसी को जोड़ेंगे अगर हम तो 6 8 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हो गया, ठीक है, 14 का 4 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 548 हो गया। तो 548 को लिख सकते हैं 4 की मल्टीपल में, रूट अंडर में 4 से काटेंगे इसको, 4 का ही 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 के वर्गमूल 2, रूट अंडर में 137। तो ये हो जाएगा विकर्ण की लंबाई हो जाएगा 2 रूट 137। ठीक है बच्चे, ये कट गया था बीच में ही, वीडियो अचानक कट गया था। बोर्ड पीडीएफ आपको यही 20 से मिलेगा, क्योंकि उधर सारा डिलीट हो चुका है, सारा डिलीट हो गया है। अचानक एक दिन और बीचे से कट गया था। बच्चे बोला गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बोला गया है कि 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके बोला गया है अर्ध स्थल पे मतलब धरातल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। बोला 20 मीटर ऊंचाई, 20 मीटर ऊंचे इमारत है और एक मीनार को देखता है, मीनार ये है, मीनार को देखता है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? मतलब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके धरातल का अवनमन कोण 30 डिग्री, मतलब यहां से यहां 30 है। अवनमन 30 होगा तो उन्नयन भी 30 ही होगा, क्योंकि अवनमन उन्नयन दोनों बराबर होता है। यहां से यहां 20 है। साथियों ये जानते हैं 60 के सामने वाला ये √3 होता है, ये 30 होता है, 30 के सामने वाला यहां से यहां 1 होता है, ये 30 के सामने वाला 1 हो गया, ये 60 है, ये 90 है, तो 60 के सामने √3, ये यहां से यहां तक लंबाई √3 है, यहां से यहां भी लंबाई √3 ही होना चाहिए कि ये दोनों लंबाई बराबर है। सर लेकिन ये 1 है, तो इस 1 को √3 बना सकते हो, कैसे सर? तो इस 1 को √3 बना सकते हो इस √3 से गुना करके। तो ये √3 से यहाँ 1 था, √1 में √3 से गुना किए तो ये 1 आया था इसके रिस्पेक्ट में, आप यहाँ भी √3 से गुना कर सकते हैं, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक √3 3 हुआ। सर यहाँ से यहाँ 1 हुआ और ये भी 1 होगा, तो ये ऊपर 3 और नीचे 1, तो पूरी लंबाई होगा 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की मान 20 होगा, क्योंकि ये धरातल बोला गया इमारत की ऊंचाई 20 है, मेरे अनुसार 1 आया, तो 1 की मान 20, तो पूरा 3 और नीचे 1, 3 और 1 4 की मान हो जाएगा 20 चौके 80। इमारत की ऊंचाई हो जाएगा 80, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, हमारे ऑप्शन में नहीं है बच्चे। आंसर ई होगा। बोला गया है बिंदु ये दिया गया है -4 1 x0 और y0 के बीच को अंतःखंड, बोला गया रेखाखंड के बीच में जो है रेखाखंड के 3:2 में विभाजित करता है, एक्स वाई की मान ज्ञात करे। देखिएगा ये दो बिंदु है, एक x है एक 0 है, एक ये 0 है ये y है, इसे मानिए बीच में यहाँ पे 2:2 ये 3:2 में विभाजित करता है, कौन सा पॉइंट? यही P, और इसकी नाम क्या है? तो -4 और 1 है। आप जानते हैं अगर ये x क्वाड्रेंट निकालना हो तो केवल x पे ध्यान देते हैं, y क्वाड्रेंट निकालो तो केवल y पे ध्यान देते हैं। पहले x क्वाड्रेंट निकालो तो इधर x से में गुना करोगे, इधर भी x में गुना करोगे, 2 से गुना करोगे 2x होगा, 3 से 0 में गुना करोगे 0, और ये दोनों को जोड़ दोगे 3 2 5, और ये किसके बराबर होगा? -4 के। ये 4 पंचे 20,
4 पंचे 20, 2x बराबर में माइनस में 4 पंचे 20 होगा, तो x की मान हो जाएगा -10। x की मान -10 हुआ। y की मान निकालेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे तो 0 होगा, 3 से इधर गुना करेंगे 3y होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, और ये कितना हो गया 1 के बराबर। ये इधर लेके जाएंगे 3y के बराबर 5, y की मान हो जाएगा 5/3, y की मान हो जाएगा 5/3। तो x की मान -10, y की मान 5/3। आंसर क्या होगा सी। आंसर क्या होगा सी, -10 5/3। आगे बच्चे बोला गया है आगे कि ऐसे वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का माप निकाले जिसकी चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। बोला गया ऐसे वृत्तीय का केंद्रीय कोण निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले चाप की लंबाई क्या होता है सर जी? चाप की लंबाई जो होता है, चाप की लंबाई आप जानते हैं मेरे प्यारे मित्र, चाप की लंबाई होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। यहां 360 दोगे तो यहां 2 से गुना करना होगा। बोला चाप की लंबाई कितना है? 22 है, 22 है, बराबर में पाई की मान 22/7, आर त्रिज्या कितना है? वृत्त की त्रिज्या 28 है, थीटा मालूम नहीं है लेकिन 180 डिग्री है। 7 चौके 28, 22 से 22 समाप्त, इससे काटेंगे 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये इधर आएगा, थीटा बराबर में आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया बच्चे? एंगल पूछा गया तो एंगल आ गया 45 डिग्री। अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसकी वर्गमूल निकालना है, इसकी वर्गमूल निकालना है। तो इसकी वर्गमूल जब निकालना है तो रूट अंडर में कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिए। क्यों? तो बता रहे हैं, कल भी बताए थे ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये a प्लस बी की होल स्क्वायर पे सेट होता है। तो 4 का तो मतलब नहीं है, ये दोनों सेट कीजिए। सर जी ये दोनों जब सेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं √3 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर, तो 3 और 1 4, √3 का स्क्वायर 3 और 1 के स्क्वायर 1 4 हो जाएगा, प्लस में 2a की मान √3, b की मान 1, ये हो गया, और नीचे में 4 है। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ये होगा रूट अंडर में √3 + 1 की होल स्क्वायर, और बट्टा में ये 4। या तो ये 2 की भी स्क्वायर कर सकते हो, ये 2 की भी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हो, रहने दो ठीक है, 2 की स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर होगा √3 + 1/2। √3 1/√3 + 1/2। बहुत बच्चे इसमें सोच रहे होंगे सर ऐसा आंसर हो जाएगा ±1/2 √3 + 1। नहीं बुआ, ये कभी पॉसिबल ऐसा नहीं होगा। क्यों? वर्गमूल पूछा, और वर्गमूल आपका प्लस माइनस में नहीं होता है। वर्गमूल पॉजिटिव, वर्गमूल का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। और अगर एक्स स्क्वायर की मान दिया रहता तब आप निकाल सकते थे प्लस माइनस में। तो इसलिए ये कतई आप आंसर ये और ये दोनों मिला के मत देना। आंसर आपका पॉजिटिव रूट से है, वर्गमूल पूछा है, यही होगा। ये स्पष्ट हम कर दिए हैं, ठीक है। कई सारे बुक में भी आप देखे होंगे, बुक में नहीं रहता जनरली, कहीं कहीं पे ये प्लस माइनस में भी दिखेगा, दोनों में दिखेगा, जो कि दोनों में पॉसिबल नहीं होता है। जैसे √16 की मान क्या लिख सकते हो? +-4 नहीं, √16 की मान 4 होता है, 16 की वर्गमूल 4 होता है, वही देंगे, है ना, माइनस में नहीं देना है। इस क्वेश्चन की मान देखेंगे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में, उसमें भी रेखा का काम करेंगे। तो रेखा जैसे हटेगा तो ये माइनस है, ये माइनस करेगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। रेखा हटेगा, पहले इसकी काम करें, तो ये हो जाएगा P - Q, और इस माइनस के कारण ये +P हो जाएगा। तो सर ये क्या होगा? 2P - Q, इस माइनस के कारण ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 3P। 3P में से 2P जाएगा, केवल P + Q। ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस के कारण ये माइनस, और ये भी यहां पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये हटेगा। ए भाई क्वेश्चन गलत है, यहां पे प्लस का साइन होगा कि माइनस का साइन होगा? चलो हम अपने मन से देते हैं माइनस का साइन। अगर ये माइनस हटेगा, 3P है तो ये माइनस होगा और ये -Q होगा, ठीक है। तो -2 -P और -P -2P, 3P में से 2P जाएगा, केवल P बचेगा,
और माइनस क्यू -2q होगा। ये आगे माइनस है 3p, इस माइनस के कारण ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो 2p में से p जाएगा, 3p में से p जाएगा 2p, और ये प्लस में 2q। आंसर हो जाएगा 2p 2q। आंसर ये होगा, यहाँ पे माइनस होगा बच्चे, माइनस होगा। आया समझ में? ये नहीं आया, ये हटा, ये माइनस के कारण ये प्लस हो गया, p 2p, और यहाँ माइनस था तो 2p 3p में से 2p जाएगा, p होगा, इस माइनस के कारण ये q हो जाएगा, प्लस q होगा। तो यहां से सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि 3p में से 2p गया, ये q हो गया, तो क्या बचा? p प्लस q बचा था, लेकिन ये माइनस जब हटेगा तो जो प्लस p था वो माइनस p हो जाएगा, जो प्लस q था वो माइनस q हो जाएगा। हमने आपको अच्छे ढंग से समझाया। बोलो अगर फिर से समझाना तो फिर से समझा देते हैं। बोलिए बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी 900 निकालना है, इसकी महत्तम समावर्तक देख रहे 13 × 5 = 65, 13 × 117, इसकी 913 होगा, और ये 900 किसके बराबर में है? तो इसके रूप में लिखा गया है 65m माइनस में 117। इसको इधर इधर लेके जाएंगे, माइनस वाला है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 65m प्लस ये हो जाएगा 0 2 3 130, ये 2 से कटेगा, m की मान 2 आ गया। m की मान क्या आ गया बच्चे? 2 आ गया। m की मान 2 आ गया। ये बच्चे आपको बताना है ये क्या होगा। सर a बट्टा में इस p को इधर लाइए, p नॉट इक्वल टू इधर क्या है? b, और इधर से q। तो ये सर जी नॉट इक्वल टू कब होगा? ये क्या है? a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। देखो यही है a1 a और ये p बटा में a2 b है। b1 कितना है? b, और b2 कितना है? q है। नॉट इक्वल टू हुआ तो ये कैसा रेखा होगा? प्रतिच्छेदी होगा, और इसका एक हल होगा। ये क्या होगा? एक हल होगा। ये एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। आंसर हो गया। ये क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। बोला कि किसी बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं 9:5 में, 50 पैसा और 25 पैसा 9:5 में, तो कितने रुपए, कितने पैसे बनेंगे? 25 नमा 9 × 5 = 45, 450 पैसा, और यहां से 25 × 5 = 125 पैसा। सर जी सबको जोड़ेंगे, ये 5 2 7 575 पैसा बना है, और कुल धनराशि मेरे पास में 575 पैसा, और क्वेश्चन के अनुसार में 207 रुपया, तो 207 रुपया है। इसको पैसा बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्योंकि पैसे की तुलना पैसे से होता है। सर जी अगर इससे इसको काटते हैं तो आप मुझे बताएंगे कितने से कटेगा ये? सर जी 4 × 5 = 20, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 12, 5 × 5 = 10, 17, कितने से कट जाएगा ये? ये हो जाएगा 5, 5 2 7, 5 5 से काटो, 5 × 1 = 5, ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 25, 25 से काटो, सबसे अच्छा 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 12 में 9, 9 चौके 36, एक की मान हो जाएगा 36, एक की मान हो जाएगा 36। 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? 9 यूनिट है, तो 9 की मान हो जाएगा 9 छक्के 54, 9 तिया 27, 27 28 29 30 31 32 324। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। 28 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बोला जाता है बच्चे अरुण और भारती के आयु का योग 24 है, और बोला गया है जिसमें से अरुण बड़ा है, अरुण बड़ा है, अरुण और भारती की आयु का दुगना कर दिया जाए तो अंतर 8 होता। मतलब अरुण को भी दुगना करोगे मतलब 2a, और वरुण को भी दुगना करोगे तो ये 8 होगा। 2 कॉमन लेकर इसको काट देते 4 ही होगा। कहने का मतलब है अरुण और भारती, बी से भारती, दोनों का योग 24 है। दुगना करने पे दोनों को दुगना करोगे तो 8, बिना दुगना किए हुए तो a - b दोनों की अंतर 4 होगा। ऐसे दुगना करके अंतर लोगे तो 8 हो रहा है। आपने दिखाए हम
दोनों दो कॉमन ले लेंगे, 8 को काटेंगे 4 ही होगा, है ना, बिना दुगना किए हुए ये हो गया। तो पूछा गया अरुण की आयु, ए की आयु, ये दोनों जोड़ देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, 2a बराबर में 28 होगा, ए की मान हमारा 14 हो गया। अरुण की आयु, ए से अरुण की आयु 14 हो गया। अरे हाँ या ना, अरुण की आयु 14 आ गया। आगे बोला जाता है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किया गया निवेश का 7 गुना के बराबर है और टोटल 2,75,000 के वार्षिक लाभ में ए का लाभ ज्ञात करें। ये सिंपल से क्वेश्चन है। ए और बी पूंजी जो इन्वेस्ट किया है बोलता 7 गुना है। बोला गया है ए द्वारा निवेश किए गए पूंजी बी द्वारा निवेश किए गए पूंजी का 7 गुना है। बी 1 करेगा तो ए 7 करेगा। जो पूंजी के अनुपात में ही लाभ होता है, जितना पूंजी निवेश करोगे उतना लाभ होगा। मतलब ए 7 रुपए निवेश किया तो बी 1 निवेश करता है, मतलब ए का लाभ 7 होगा तो बी का लाभ 1 होगा। टोटल लाभ 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 यूनिट। और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 2,75,000। एक की मान कितना होगा 8 तिया 24 और 8 चौके 32, ये कितना हो जाएगा 32 30, फिर हो जाएगा 30 हो गया तो 8 तिया 24 6 और 8 सत्ती 56 8 पंचे 40, ये हो गया। साथियों अब क्या आएगा तो ए का लाभ कितना है 7 यूनिट। तो 7 की मान कितना होगा 7 पचे 35 7 सत्ती 49 और 3 52 के 2 बाकी हाथ में 5 और 7 21 और 5 26 के 6 7 चौके 28 और 2 30 और 7 21 और 3 24। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया है 14,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित 8% वार्षिक, बोला गया 8% ब्याज का उपयोग स्कूल में प्रति समान धनराशि वाले 20 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का धन कितना है मेरे साथियों। बोला जाता है देखो 14 मतलब 1,40,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज का उपयोग करता है, साधारण ब्याज का, और जो पैसा इससे इंटरेस्ट आता है वो 20 बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में देता है। मतलब हमारे पास पैसा कितना है तो इतना है 1,40,000 और इसी का 8% मुझे ब्याज मिलता है एक साल में। तो एक साल में अगर ब्याज मिलता है तो कितना मिल गया, परसेंट से डबल जीरो कट गया, 0 8 चौके 32 8 3 1100 मतलब 11,200 रुपया हमें क्या मिलता है बच्चे ब्याज के रूप में मिलता है। और इसे 11,200 रुपया 20 बच्चे में बांटना है। 0 से 0 गया तो एक बच्चे में कितना मिलेगा 5 6 2 12 0 560 रुपया एक बच्चे में छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगा। मतलब बोला गया है कि एक धनराशि है हमारे पास 1,40,000 जो हम बैंक में जमा कराएंगे तो उससे 8% ब्याज आएगा। तो जो 8% ब्याज आएगा उस धनराशि को हम क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा, उस धनराशि को हम करेंगे क्या छात्रवृत्ति के रूप में बच्चे को हम दे देंगे, छात्रवृत्ति के रूप में हम बच्चे को बांटेंगे। 20 बच्चा है तो जो भी पैसा एक साल में आया है 11,020 रुपया उसे हम 20 बच्चे में बांटेंगे, मतलब 560। ये पढ़ेंगे बच्चे। बोला गया है बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 772 रुपया 80 पैसा है। वस्तु का क्रय मूल्य 600 है। यदि दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया है तो बिक्री कर कितना दिया है मेरे साथियों। दुकानदार बताओ 600 रुपए का वस्तु है, 15% लाभ कमाया है तो 115% में मुझे वस्तु मिला है। ये कटेगा 0 से 0 15 छक्का 90 और 6 एका 6, मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा कितना है तो 690। आपने वस्तु को लिए पे कितना किया था तो 772 रुपया 80 पैसा। तो सर जी 690 रुपया ही देना था तो टैक्स के रूप में आप कितना पे किए वस्तु का कर, ये 2 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 होगा। तो 82 रुपया 80 पैसा आप टैक्स के रूप में पे किए हैं। तो सर जी 82 रुपया 80 पैसा आप टैक्स के रूप में पे किए हैं, कहां से तो 690 पे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना।
ये उड़ जाएगा, डबल जीरो, ये जीरो से जीरो गया, इससे ई गया, इससे ई गया, इससे इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा जी? 69 है, 3 से अगर काटते हैं, देखेंगे अगर 3 से काटते हैं तो 2 होगा, 3 होगा, है ना, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 7 तिया का 6 तिया 18, 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46। ए भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, देखो तो, रुक जाओ रुक जाओ, इतना रुपये टैक्स के रूप में आप पेड किए, इसकी परसेंटेज निकालना है, तो 82 रुपया 80 पैसा आप टैक्स के रूप में पे किए हैं, कितना पे? तो 690 पे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये उड़ेगा, जीरो आएगा, इससे ये कटेगा, 12 नमा 108 और 12 छक 72, ये 12 बार में कट जाएगा। सही है बच्चे, 12% आप टैक्स दिए हैं, कितना परसेंट टैक्स दिए हैं? 12% आप टैक्स के रूप में पैसा पेड किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10%, X% के 3 क्रमिक छूट देने के बाद इतना रुपया में वस्तु को बेचते हैं, तो X की मान ज्ञात करें। X की मान, X मान लीजिए कि अंकित मूल्य हमारा कितना है? 250, और इसी पे छूट दिया जाता है। पहला छूट 20% है, इसकी प्रेक्षण मान 1/5, 5 में 1 का छूट 4/5। दूसरा छूट हमारा 10% है, इसकी फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, 10 में 1 का छूट 9/10। तीसरा छूट X% है, X/100, 100 में X का छूट, तो क्या होगा? 100 माइनस X बटा में 100 होगा, बराबर में कितना है? ये सर जी इसको उड़ा दिए, नीचे में आया 10, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो काट दिए, ये 5 से काटेंगे, ये 5 होगा, इससे इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको 2 होगा। अब ये 9 से कटेगा, 6 4 10 18, 9 से कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे, 9 1 ही 9, 7, 9 8 72, 9 3 27, 2 से इधर जाके भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 1 ही 2, 0.5, इसको इधर आके घटाएंगे, सर ये 5 होगा, 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, तो सर जी 8.5 आंसर क्या होगा? बी। 33 का आंसर क्या होगा? 8.5। एक्स की मान आ गया 8.5। आप जानते हैं अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य पे ही छूट दिया गया। बोला कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किए गए धनराशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज निवेश किए गए धनराशि के 3/4 के बराबर होगी। 3/4 का मतलब हो जाता है कि अगर धनराशि मूलधन हमारा 4 है तो हमारा जो है ब्याज हो गया 3, 15 वर्षों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आप जानते हैं दर बराबर में होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 4 है और समय हमारा 15 है। ये हो जाएगा 25, ये होगा 5 और ये होगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बच्चे? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक निश्चित राशि 26% वार्षिक ब्याज की दर पर बोला गया निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यह राशि कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगी? कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसकी फ्रैक्शन मान निकालिए। फ्रैक्शन मान होता है 13/50। इसको में जोड़ेंगे तो 1 साल में ये हो जाएगा, कितना होगा सर जी? 63/50। कितने साल में ये धन दुगुना हो जाएगा? तो सर जी आप करके देखेंगे 63/50 गुना 63/50 गुना 63/50। सर जी ये हो जाएगा, कितना होगा? 125, 1 2 3 गो जीरो। ये कितना होगा साथियों? ये होगा 0 0। लगभग में आप इसकी स्क्वायर करेंगे 3 का 9 27,
लगभग में यही होगा क्या, देखिए तो एक बार 63 गुना 63 गुना 63 करके बताइए तो मुझे कितना होगा। ये यहाँ पे 4 होगा, 63 गुना 63 गुना 63 करेंगे 4, तो लगभग देखो इसका इसका लगभग में इसका अगर इसको देखोगे तो 2 गुना हो रहा है। पूरा पूरा नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, तो 2 गुना के करीब में, 25 दूनी 50, ये 2 गुना के बराबर में है। आप जब भी गुना करोगे इसके 2 गुना करोगे तो 0 0 0 और 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, 1 25, तो लगभग में ये देखो दुगुना हो रहा है। तो दुगुना कितने बार में, तो 1 2 3, लगभग 3 वर्षों में ये दुगुना होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, अपने अनुमानित विधि द्वारा बनेगा बच्चे। कितने वर्षों में पैसा दुगुना होगा, 26% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। लगा बॉबी और बिल्ली एक काम को 28 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले तो ये टोटल वर्क लेंगे, बी से बॉबी और ए से बिल्ली मानो, बॉबी और बिल्ली, ए से बॉबी, बी से बिल्ली। ये 28 दिन में कोई काम करता है, ये 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर अगर करेगा मतलब टोटल वर्क क्या होगा, 28 और 20 को देखते हुए 4 कॉमन, अगर 4 को हम कॉमन लेते हैं 7 होगा, ये 5 होगा, 4 पंचे 20 और 7 दूनी 14, 140 टोटल वर्क 140 मानिए। 28 दिनों में 140 काम, तो 1 दिनों में 5 काम बॉबी करता है। तो बिल्ली 20 दिनों में 140 काम, तो 1 दिनों में 7 काम करती है। ठीक है, ये हो गया। बोला दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी दोनों मिल जाता है, बॉबी और बिल्ली दोनों मिलता है, 7 5 12, 1 दिन में 12 काम होता है, 5 दिनों तक काम किया, 12 5 60 काम किया। तो सर जी 60 काम हो गया, बचा कितना, तो 80 काम बचा है। तो 80 काम जो बचा है कौन करेगा, तो बोला गया है कि बिल्ली जो है उसके बाद बिल्ली काम छोड़ देता है, तो 20 से बिल्ली छोड़ दिया तो काम को कौन करेगा, बॉबी। शेष काम को बॉबी कितना दिन में करेगा, तो बॉबी ए है, तो ए से अगर शेष काम करवाओगे तो ए 1 दिन में, बॉबी 5 काम करता है, 80 काम करने में 16 दिन, शेष काम जो है 16 दिनों में करेगा। ठीक है बच्चे, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.1/2 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। बोला गया कितने घंटे लगेगा। तो सर जी एक बात बताओ, चाल बराबर में होता है दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 325 और समय हो गया 2 दूनी 4 1 5/2। सर जी इससे काटेंगे 6 पंचे 30 पचे 25, 6 पंचे 30 पचे 25, 2 से इसको गुना करेंगे तो सर जी हो जाएगा ये कितना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, 130 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो समय बराबर में पूछा है, समय बराबर में दूरी बटा चाल, 650 किलोमीटर जाएगा 130 किलोमीटर पर घंटा से, ये 13 पचे 65, 5 घंटे का समय लगेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 5 घंटे का समय लगेगा। आगे बोला गया है स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे चलती है तो वह कुल दूरी कितनी दूरी तय करेंगी। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि स्थिर जल में एक नाव 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो बोला जाता है धारा के साथ, बोला गया यदि नाव धारा के विपरीत जाएगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 4 घंटा में 8 चौके 32 दूरी जाएगा, और धारा के दिशा में 3 घंटे में, तो 10 और 2 धारा के दिशा में नाव की चाल जुड़ जाएगा, 10 2 12, 12 किलोमीटर पर घंटा से 3 घंटे तक चलेगा, 12 3 36, कुल दूरी कितना होगा, तो 6 2 8 68 किलोमीटर जाएगा। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई वो बच्चा कर लेगा, इसमें समझाने वाली बात कुछ है ही नहीं। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताओगे। बोला गया है यदि माद 25% और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक ज्ञात करें। मेरे साथियों आप जानते हैं विचलन गुणांक क्या होता है, परसेंट में होता है। विचलन गुणांक जो होता है वो क्या होता है, परसेंट में होता है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, तो मानक विचलन बटा में माद गुना में 100 होता है। तो मानक विचलन 5 है, माद 25 है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये 25 5 से काटेंगे 20 होगा।
20% होगा। कितना होगा? 20%। आंसर क्या होगा? 20%। आज का लास्ट क्वेश्चन बोला 96 रुपया पर 10% स्टॉक से 650 रुपया की वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए कितना धन निवेश करना होगा। यहां स्पष्ट कहा है कि 10%। इसका अर्थ हुआ कि अगर आप 96 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपया आप कमाते हैं। यह भी हो सकता है कि आपको कमाना कितना है, तो 650, मतलब 10 रुपया। 10% का मतलब होता है 10 रुपया कमाने के लिए मुझे 96 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है। 1 रुपया कमाने के लिए 96/10 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे कमाना कितना है, तो मुझे कमाना है 650 रुपया। मुझे 650 रुपये कमाना, तो 96/10 गुना में 650। 0 से 0 गया। अब इसको गुना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से गुना करके आप बताइए मुझे कितना आएगा। 6240। आंसर क्या होगा? 6240 रुपये। आपको अगर आपको कमाना है 650 रुपये का लाभ करना है तो 6240 रुपये आप इन्वेस्ट आपको करना होगा। चलिए बच्चे, आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। बीच में थोड़ा सा एंड हुआ था, कोई बात नहीं, फिर से हम क्लास कंटिन्यू कर दिए। थैंक यू बच्चे।